हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो फ्रिक्शन चैप्टर में टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और यहाँ पर हमारे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास में एक 5 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 0.3। जब भी एक ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया जाए स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा ये मान के चलते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और उसकी वैल्यू हमको दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी कि स्टैटिक और काइनेटिक दोनों की वैल्यू 0.3 अवेलेबल है। ठीक है। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड और 5 kg का जो ब्लॉक है, उन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट को 0 इंडिकेट कर रखा है। और 5 kg के ब्लॉक के ऊपर 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हमारे पास में कंडीशन दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितने होंगे। तो 3 kg वाला ब्लॉक और 5 kg वाला ब्लॉक, इन दोनों के एक्सेलरेशन कितने होंगे और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हर बार की तरह मेरी रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स यही है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कुछ स्टेप्स में मैंने स्प्लिट किया है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपके सारे के सारे टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो स्टेप वन क्या है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम्स। ये सबसे पहला स्टेप है। किसी भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर एक तो आएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द 5 kg ब्लॉक, नीचे की डायरेक्शन में आएगा mg जो कि हो जाएगा 3g, और एक आएगा फ्रिक्शन। अब देखिए, फ्रिक्शन को मैंने राइट डायरेक्शन में लगाया है। ये क्यों लगाया है इसको अभी हम समझेंगे। ठीक है। अगर 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में है तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। और हम मान लेते हैं कि लेट्स से ग्राउंड से आने वाला जो नॉर्मल है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर वो n2 है, तो उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट किया हुआ है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा 5g का फोर्स जो कि mg है। और n1 जो है वो जो 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट 5 kg वाले ब्लॉक के कारण आया था, उसी का रिएक्शन है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 16 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ ही है। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर हमने फ्रिक्शन को आगे क्यों लगाया और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे क्यों लगाया। ठीक है। तो देखो, इसको हम कैसे समझेंगे। इसके दो तरीके हैं समझने के। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि देखो, हमको ये बताया कि 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। आप इसको ऐसा इमेजिन करो कि अगर मान लो 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होता ही नहीं तो क्या होता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 5 kg वाला ब्लॉक सिंपली 3 kg वाले ब्लॉक के नीचे से फिसल जाता और 3 kg वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होता। और जब 5 kg वाला ब्लॉक पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता तो फिर 3 kg वाला ब्लॉक सिंपली नीचे गिर जाता। ये कंडीशन होती है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। अब फ्रिक्शन है, इसी के कारण 3 kg वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, यानी कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आगे लगा होगा, यानी कि राइट में लगा होगा। तो ये पहला तरीका है जिससे हमको समझ में आया कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आएगा राइट डायरेक्शन में, जैसा हमने इंडिकेट किया हुआ है। तो उसी के रिएक्शन में 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये तो हुआ एक एक्सप्लेनेशन, एक तरीका फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझने का। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है स्टूडेंट्स। ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और बीच में ये मैंने इनविजिबल थ्रेड्स बनाए हुए हैं। ये इनविजिबल थ्रेड्स वाला जो मेथड है, ये मैंने मेथड आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर। तो ये इनविजिबल थ्रेड वाला मेथड है। ठीक है। इंटरेस्टिंग मेथड है ये। इस मेथड को भी आप मेरे पिछले वीडियोस को देख करके समझिए। टू ब्लॉक प्रॉब्लम की सीरीज में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। ठीक है। तो ये इनविजिबल थ्रेड मेथड। तो देखिए, इस मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हो 16 न्यूटन का, तो आप यहाँ पे क्या इमेजिन करो कि 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के बीच में कुछ इनविजिबल थ्रेड्स बने हुए हैं। तो अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो आगे जाने की कोशिश करेगा और वो थ्रेड्स टेढ़े हो जाएंगे इस तरीके से। और अगर ये थ्रेड टेढ़े हो जाएंगे तो 3 kg वाले ब्लॉक को तो ये खींचेंगे आगे की डायरेक्शन में और 5 kg वाले ब्लॉक को ये खींचेंगे पीछे की डायरेक्शन में। इसलिए 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगा आगे की डायरेक्शन में और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा पीछे की डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये इनविजिबल थ्रेड वाला मेथड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है। इसको आप मेरे पिछले वीडियो को देख करके समझिए जो कि मैंने टू ब्लॉक प्रॉब्लम की सीरीज में बनाया है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर बनाया है मैंने वो। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम आ गए जिसमें हमने फ्रिक्शन के डायरेक्शन को भी समझ लिया है और फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए। अब नेक्स्ट स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। नेक्स्ट स्टेप जो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर वो ये है
कि आप एज्यूम कर लीजिए कि लेट्स से दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, एज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। देखिए हमारे पास में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या फिर दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। अब ये हम क्यों चेक कर रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग चलेंगे? ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तब तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और अगर दोनों ब्लॉक अलग चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो उनका एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। तो यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, पूरा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस होगा, उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों साथ में चलेंगे या दो अलग चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि लेट्स से दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, और फिर हम कैलकुलेशंस करना चालू करेंगे। और अगर हमारी कैलकुलेशंस के अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, किस तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। अगर हमारी कैलकुलेशन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ तो देखो भाई, हमने ये एज्यूम किया था कि दोनों साथ में चल रहे हैं और कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यानी कि हमारा एजम्पशन गलत रहा होगा। और अगर हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि फिर दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे। इसको कहा जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कि अगर आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं तो आप एक को ट्रू मान लो और उसके साथ में आप आगे बढ़ो, और अगर आप किसी डेड एंड पे पहुंच जाते हो या फिर किसी कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाते हो तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका एजम्पशन था वो गलत था, या फिर आप जिस पॉसिबिलिटी को आपने सही माना वो वाली पॉसिबिलिटी गलत थी। और क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी थी तो एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो दूसरी पॉसिबिलिटी बचती है। इसको कहा जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। जब भी आपके पास में दो पॉसिबिलिटी होती हैं और उसमें से आपको एक को चुनना होता है या फिर पता करना होता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी कौन सी गलत होगी, तो आप प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली यही काम करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि लेट्स से बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को मिला करके सिस्टम मान सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में चल रहे हैं, 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि लेट्स से इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा अगर दोनों साथ में चलेंगे। तो हमने मान लिया AC का मतलब है कॉमन एक्सेलरेशन। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 + 5। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको पता है कि 3 kg वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनता है। तो 3 kg वाले ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रिक्शन ही एक्सेलरेट कर रहा है केवल। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो वो कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 3 × AC, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 3 kg वाले ब्लॉक का भी वही होगा जो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन है, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम AC की वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे पास में फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है 6 न्यूटन। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि अगर हम दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलता हुआ मानते हैं तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 6 न्यूटन आती है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 देखते हैं। इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको समराइज कर देता हूं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है अगर हम दोनों को साथ में चलता हुआ मानते हैं तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 3 और 5 kg वाला जो ब्लॉक है इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमको दिया हुआ है। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है। हमको पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो μn होता है। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल के रख लें और हमारे पास में रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन है जो कि 6 न्यूटन आया है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कभी भी मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा तो आप यूज़ कर नहीं सकते, है ना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। और अगर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अवेलेबल फ्रिक्शन से कम आया तो हम बोलेंगे कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, यानी कि हमारा अजम्पशन करेक्ट था। ये हम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। तो अब स्टेप 3 को देखते हैं। स्टेप 3 में हम चेक करेंगे कि हमने जो अजम्पशन लिया है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं वो करेक्ट भी है कि नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा अजम्पशन करेक्ट हो। तो स्टेप 3 के अंदर हम एनालाइज द डेटा एंड चेक इफ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और सेपरेटली। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ब्लॉक अलग अलग चलेंगे या साथ में चलेंगे। इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या डेटा निकाल के रखा है। हमने निकाल लिया है कि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन कितना है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलता हुआ मानते हैं तो फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा, दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए होगा दोनों ब्लॉक के बीच में, ये हमने 6 न्यूटन निकाल के रख लिया है। ठीक है, अब हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हमको पता है μn1 होगा, क्योंकि 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हमने देख रखा है।
ठीक है, तो फ्रिक्शन जो आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू μn1 हो सकती है, और म्यू की वैल्यू हमको 0.3 दी हुई है और n1 की वैल्यू 3g के बराबर होगी, तो ये μn1 हमने रख दिया। यहाँ से हमारे पास में मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है 9 न्यूटन, यानी कि जितना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो तो 6 न्यूटन है और जितना अवेलेबल फ्रिक्शन है वो 9 न्यूटन है, यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है, जो कि एक टोटली एक्सेप्टेबल कंडीशन है। ये टोटली एक्सेप्टेबल कंडीशन और फाइन कंडीशन है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं वो एजम्पशन करेक्ट था। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स आर एक्चुअली मूविंग टुगेदर, दोनों ब्लॉक रियली में साथ में ही चल रहे हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं फ्रिक्शन को कंपेयर करके कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा जो फ्रिक्शन चैप्टर है उसकी समरी इतनी ही है। आप हर जगह पे यही कंपेयर करते हो कि दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा, और वो आप कैसे कंपेयर करते हो, दो सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन हो सकता है आप ये देखते हो, और वहाँ पे कितने रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की आप ये देखते हो, और उन दोनों को कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, पूरे फ्रिक्शन के चैप्टर में एक ही काम कर रहे होते हैं हम, टू ब्लॉक प्रॉब्लम में भी कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, काम हम वही पुराना कर रहे हैं, बस एक नए तरीके के प्रॉब्लम में उन पुराने कंसेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों ब्लॉक रियली में साथ में ही चलेंगे। ठीक है, फिर आता है स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर क्या हम करते हैं, स्टेप 4 के अंदर हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस कि हमारे पास में स्टेप 3 में क्या रिजल्ट आया है। तो स्टेप 3 के अंदर जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम स्टेप 4 में कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द कंक्लूजन फाउंड इन स्टेप 3। अब हमारे पास में दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या फिर दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, है ना, ये दो कंक्लूजन हो सकते हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का सेम होगा, और अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे तो फ्रिक्शन दोनों के बीच में काइनेटिक होगा और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के अलग अलग होंगे। अब हमको स्टेप 4 के लिए ऑलरेडी हमने स्टेप 3 से कंक्लूजन तो निकाल ही लिया है कि दोनों ब्लॉक जो हैं वो साथ में चल रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ तक इतना तो देख ही चुके हैं, तो इसके बेसिस पे अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे केस में हमको पता है कि इन आवर केस बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो उनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा। यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, जितना कि फ्रिक्शन इस 3 kg वाले ब्लॉक को चलाने के लिए चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू ए, और ए की वैल्यू हमको पता है 2 ही है, तो 3 इंटू 2, और ये हमारे पास में 6 न्यूटन आ गया, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, यही है आंसर। तो एक्सेलरेशन आ जाता है दोनों ब्लॉक्स का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन आ जाता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में 6 न्यूटन का। यही आंसर है। अब देखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये तो हमने सॉल्व कर लिया, इसको मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि हमने किया क्या। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम दिया जाए तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, फ्रिक्शन के डायरेक्शन को इंडिकेट कर दें। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करना है ये मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा स्टेप होता है कि आप ये मान लो कि जो दो ब्लॉक्स हैं वो साथ में चल रहे हैं, और साथ में चलता हुआ मान करके आप उनका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। कॉमन एक्सेलरेशन की हेल्प से आप फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में साथ में चलने के लिए, वो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो। फिर आप ये देखो कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, वो वैल्यू निकाल के रख लो। अब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो हम बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन सही था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे और फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बल्कि कर ही चुके हैं कैलकुलेट, तो वही आंसर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वही आंसर हो जाएगा। और अगर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अवेलेबल फ्रिक्शन से या मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। जितना अवेलेबल ही नहीं है उससे ज़्यादा फ्रिक्शन हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर लेंगे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। तो उससे हम कंक्लूड करेंगे कि हमारा अजम्पशन गलत था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, रियलिटी में दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे। तो फिर हम दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे, दोनों ब्लॉक अलग चल रहे होंगे तो फ्रिक्शन जो होगा काइनेटिक होगा, दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगे, फिर उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हमारे केस के अंदर दोनों ब्लॉक साथ में चलते हुए नजर आए हमको, तो हमने उसके बेसिस पे कैलकुलेशन की और हमको पता लगा कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, और वो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो है 6 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, और सारे के सारे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस क्लियर है तो हर क्वेश्चन में आपको यही काम करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस लूंगा स्टूडेंट्स,
जिसके अंदर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। हर क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं और नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।